नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं प्रशांत और आज मैं लेकर आया हूं मार्केटिंग दुनिया के दो दिग्गजों को। जी हां, स्टार्टअप मंत्र में हम कारोबार की दुनिया से ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो आपको इंस्पायर भी करें और आपकी जानकारी भी बढ़ाएं। और जैसा मैंने कहा कि मार्केटिंग की दुनिया के दो ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने एक तरह से गेम ही बदल के रख दिया है अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने सेगमेंट में। तो सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं वरुण गुप्ता जो कि मैक्स मार्केटिंग के फाउंडर हैं। वरुण, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही हमारे साथ राहुल गोयल हैं जो कि को फाउंडर हैं लॉजिक लूप से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले इस पूरी बातचीत की शुरुआत, यानी पहले सेगमेंट में जो चर्चा की शुरुआत हम करेंगे वो वरुण से करेंगे। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे राहुल से। तो सबसे पहले वरुण, मैं आपके पास आना चाहूँगा। गजब की एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया आपने क्रिएट की है फिल्मों की मार्केटिंग से जुड़ी हुई, और इन सब के बारे में ज़रा बताइए कि ये सफ़र जो है वो शुरू कैसे हुआ, किस तरह से पूरी दुनिया बदली। जी प्रशांत, पहले तो बहुत अच्छा लगा आपको बहुत टाइम के बाद देख के और आपसे बात करके। मुझे याद है जब हम कोरोना के पहले आते थे तो काफ़ी स्टूडियो विज़िट्स होते थे, तब आपसे मुलाकात होती थी। एंड आपने बोला काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है प्रशांत। एंड आई थिंक कोई भी इंडस्ट्री में, सिर्फ फ़िल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, बट आप एफएमसीजी इंडस्ट्री ले लें, आप ऐसी कई इंडस्ट्रीज़ ले लें जहाँ पे बदलाव आएँगे। एंड एज़ अ मार्केटिंग स्टूडियो वी हैव टू बी विद द चेंजिंग टाइम्स। जैसे पहले इट वाज अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस। पहले जो मार्केटिंग हुआ करती थी, जब मैं भी 9 साल पहले 10 साल पहले मार्केटिंग करता था, इट वाज अबाउट क्रिएटिंग मोर अवेयरनेस कि हम अलग अलग शहर में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, प्रेस से बात करेंगे, क्राउड इवेंट्स करेंगे, ताकि फिल्म के बारे में अवेयरनेस हो। आई थिंक अब धीरे धीरे द अवेयरनेस बिट हैज टर्न्ड इनटू एक्साइटमेंट। अब सिर्फ अवेयरनेस होना काफी नहीं है, अब फिल्म के बारे में एक्साइट होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। और वो एक्साइटमेंट आप कुछ भी कह लें, फिल्म यूनिट से ही सबसे ज्यादा आएगी। सो बीइंग अ मार्केटर माई सेल्फ एंड मेनली बीइंग अ स्ट्रैटेजिस्ट, ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑडियंस किस चीज से एक्साइट हो रही है या किस चीज उसके लिए एक इंफॉर्मेशन है। जब एक पोस्टर बाहर आता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एक पोस्टर एक इंफॉर्मेशन का काम करता है, अनलेस वो इस तरीके का पोस्टर हो जो आपको एक्साइट कर दे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो जब पीके का पोस्टर आया था, आमिर सर वाला, उसने बहुत इंट्रीग पैदा किया था लोगों में और बहुत कॉन्वर्जेशन पैदा किया था। सो इट वॉजंट जस्ट इंफॉर्मेशन, इट वॉज एक्साइटमेंट। तो अब आप जैसे एनिमल का भी पोस्टर देखें, तो हमने वो हमारे प्री टीजर के पहले पोस्टर लॉन्च किया था एनिमल का। तो उसमें रणबीर कपूर को किसी ने ऐसे देखा ही नहीं था, लंबे बालों में, कुल्हाड़ी हाथ में, खून है, व्हाइट कुर्ता पहना है। तो बहुत इंट्रीग पैदा किया था। इसलिए मैंने पीके का भी एग्जाम्पल दिया, एनिमल का भी एग्जाम्पल दिया। दीज मार्केटिंग असेट्स हेल्प इन इंक्रीजिंग एक्साइटमेंट। लेकिन काफी ऐसी फिल्में हैं जिनके आप पोस्टर्स देख के बोलोगे हाँ ठीक है, हम समझ गए, ये एक्टर है, ये टाइटल है, ये रिलीज डेट है। इट इज डूइंग मोर ऑफ एन इंफॉर्मेशनल जॉब देन एन एक्साइटमेंट जॉब। तो आई थिंक पहले marketing was a lot about muscle, hands and legs. Now marketing is more about mind, marketing is more about strategy, and marketing is more about staying true to your project in a manner. आजकल गिमिक से कोई फिल्म कभी नहीं चलेगी। मतलब अगर आप पिछले 3-4 सालों में देख ले, जस्ट कोई गिमिक की वजह से कोई फिल्म को ओपनिंग लग गई हो, हार्डली हुआ होगा। पहले होता था, कंट्रोवर्सी हो गई, कॉन्वर्जेशन हो गई। तो धीरे धीरे आप देखेंगे, अगर लोगों को फिल्म अच्छी लगी है तो एक कश्मीर फाइल चलेगी, नहीं अच्छी लगी है तो शायद एक वैक्सीन वॉर नहीं चलेगी, अगर अच्छी लगी है तो केरला स्टोरी चलेगी, और नहीं अच्छी लगी है तो नक्सल स्टोरी शायद ना चले। मैं इसीलिए एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करके ये चीज कह रहा हूं कि बहुत चीजें चेंज हो रही है with every passing month, not even passing years. So we as marketers need to be very, very careful while devising the marketing strategy कि जो होते आए वही करते रहेंगे, रिजल्ट वो नहीं मिलने वाला है। वरुण ने इस पूरी बातचीत में आपने तमाम पहलुओं को तो रखा, लेकिन बिना आर के इस बातचीत को पूरा नहीं किया जा सकता। ये बातचीत अधूरी है। आर किस तरह से उसकी मार्केटिंग आपने डिजाइन की, क्योंकि नॉर्थ में जो बज नजर आया, इससे पहले भी हमने कुछ फिल्मों का बज देखा था, लेकिन उसमें बहुत बड़ा बज जो था, जिस तरह का आर ने देखा वैसा नजर नहीं आया। तो बताएं, आखिर ये पूरा जो सपना था वो मुमकिन कैसे हुआ?
अच्छा लगता है प्रशांत सुन के कि 2 साल के बाद भी पीपल टॉक अबाउट द मार्केटिंग कैंपेन ऑफ RRR। 25 मार्च 2002 रिलीज हुई थी और आज हम अप्रैल 2024 में, एंड स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। इसका मैं बहुत बड़ा नहीं बट प्रॉब्ली पूरा का पूरा श्रेय राजा मौली सर और उनके विजन को देना चाहूंगा। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट टू साउंड कूल और हम्बल, बट ये फैक्ट है। मैं आपको बताऊं, हम साल में 18 से 20 फिल्में मार्केट करते हैं प्रशांत, एंड हम हर फिल्म को इक्वल दर्जा देते हैं और इक्वल तरह के एक्साइटिंग आइडियाज लेके आते हैं। लेकिन मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूं कि हर प्रोड्यूसर चाहता है हम उनकी फिल्म के लिए एक बड़ा आइडिया सोचें, लेकिन बहुत कम प्रोड्यूसर्स होते हैं जो बड़े आइडिया को एग्जीक्यूट रखने की क्षमता और विजन रखते हैं। राजा मौली सर ने भी हमें बोला थिंक समथिंग बिग, थिंक समथिंग बिग। व्हेन वी वेंट बैक टू हिम, उन्होंने आंख बंद करके बिना क्वेश्चंस पूछे हम पे ट्रस्ट करके बोला गो अहेड। उसकी वजह से ये हुआ। अगर वो गो अहेड नहीं बोलते, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हमारे दूसरे प्रोड्यूसर्स भी उस हिसाब से, अगर आपने किसी को लिया है उनके ऊपर ट्रस्ट करें, तो हमारे पास RRR जगह कम से कम 4 और एग्जाम्पल्स होते अगले 2 सालों में। लेकिन यही होता है दैट बड़े आइडिया सुनना, डिस्कस करना एक बात है, एग्जीक्यूट करना अलग बात है। तो ये शुरुआत तो कोविड के टाइम पे हुई थी 2020 में, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि RRR को हम कैसे बड़ा करेंगे। एंड मुझे याद है राजा मौली सर की टीम में से, ही इज सच अ हम्बल पर्सन हिमसेल्फ, बट somebody from his team said that listen, Rajamouli as a brand in itself is very big, how do you make the film bigger than that? और वहां से हमें ये अंदाजा आया कि पूरी दुनिया अपने प्रोमोज एक थिएटर में चलाती है, क्यों ना हम थिएटर का नाम ही RRR कर दें। दिस विल मेक अ इंटरनेशनल स्टेटमेंट। अब ये सुनने में बहुत कूल लगता है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना, अगर कोविड नहीं होता तो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, बिकॉज ये पेपर वर्क करने में हमें 1.5 साल लग गया। बिकॉज PVR इज अ लिमिटेड कंपनी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज देयर नेम इवन इफ इट वॉज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। उसमें काफी प्रोसेसेस होते हैं, काफी पेपर वर्क होता है। सो वी गॉट मोटिवेटेड बिकॉज राजामौली सर सेड दिस इज अ ग्रेट आइडिया, लेट्स डू इट। एंड आप मानेंगे नहीं, हमने ये अनाउंस किया था जब थिएटर्स वापस खुले थे कोविड के बाद कि PVR विल नाउ बी कॉल्ड PVRRR। प्रशांत आप जाके देख सकते हैं, हमने कुछ आई थिंक नवंबर 2021 को ये अनाउंस किया था। अगले दिन PVR का स्टॉक प्राइस 20% से बढ़ गया था। तो कहीं ना कहीं, और ये दिस वाज नॉट आवर एम वाज टू टेल पीपल कम बैक टू द बिग स्क्रीन एंड वॉच द फिल्म। तो इट वाज अ म्यूचुअल बेनिफिशियल डील फॉर बोथ PVR एंड RRR। हम चाहते थे हमारी फिल्म लोग थिएटर में आके देखे, PVR चाह रहे थे कि लोग थिएटर में आके फिल्में देखें। सो आई थिंक वो टाइम उस हिसाब से बहुत अच्छा सेट हुआ, सबके इंटेंशन सही सेट हुए। PVR की टीम ने बहुत मेहनत से इस चीज को हमारे साथ मिलके अचीव करने का पूरा पूरा साथ में दे वर्क वेरी वेरी हार्ड टू गेट दिस गोइंग। और हमने एक बहुत बड़ा लॉन्च इवेंट प्लान किया था। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट प्रशांत, 2 साल हो गए RRR को। उसके बाद हमने कम से कम 6 से 7 और बड़ी पैन इंडिया फिल्म मार्केट की है। जो चीजें मैंने RRR के प्रोड्यूसर्स और राजा मौली सर को बोली, मैंने काफी सेम चीजें, नॉट इन टर्म्स ऑफ आइडियाज बट इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, दूसरों को भी बोली। बट कुछ लोगों ने वो सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना। तो कभी कभी लगता है कि अरे तुमने तो वो भी फिल्म की थी बट वो फिल्म नहीं चली, ये फिल्म क्यों चली? उसका जवाब ही ये है कि एक सिनर्जी जब बैठती है, जब गिव एंड टेक उस हिसाब से बैठता है कि आप जो बोल रहे हो सामने वाला अप्रिशिएट कर रहा है, उसको बेटर कर रहा है, वो जो बोल रहा है आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो और बेटर कर रहे हो। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मैं हर पैन इंडिया फिल्म को बोलता हूं कि नॉर्थ के अंदर लिरिकल वीडियोस नहीं चलते। मतलब अब तो ये हो गया कि लोग स्माइल करने लगते हैं जब मैं मीटिंग में ये बोलना शुरू करता हूं, बिकॉज मैं हर मीटिंग में चीख चीख के बोलता हूं कि आप लिरिकल वीडियोस डाल दीजिए, नॉर्थ की ऑडियंसेस को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। साउथ में फर्क पड़ता है, बिल्कुल कीजिए। आई एम नॉट सेइंग नॉट टू कीप योर साउथ ऑडियंसेस हैप्पी, दैट्स योर प्राइमरी ऑडियंस, बट डोंट एक्सपेक्ट द लिरिकल वीडियो टू डू एनीथिंग इन द नॉर्थ मार्केट। You can't expect the North audiences to change their taste and change the way they react because something else is working over there. जब तक आप मुझे एक, भले ही 60 सेकेंडर क्यों नहीं हो, आप मुझे 1 मिनट का विजुअल नहीं देंगे, वो नॉर्थ में नहीं ट्रैक करेगा। इट वॉज ओनली मिस्टर राजामौली हु हर्ड दिस आउट एंड ही गेव मी अ डिफरेंट विजुअल। अगर आप देखेंगे नाटू नाटू के अंदर लिरिकल वीडियो है, लेकिन एक पूरा पोर्शन दिया है जहां पे वो दोनों डांस कर रहे हैं। उसके बाद और भी लोगों ने वो धीरे धीरे करना शुरू किया, उसके पहले वो नहीं होता था इतना। दूसरा, उन्होंने हमें 2 से 3 गाने दिए, प्रॉपर वीडियो सॉन्ग्स दिए, जो हमने रिलीज के पहले लॉन्च किए। नहीं तो आप कोई भी फिल्म ले लीजिए, आप पुष्पा
पुष्पा ले लीजिए, आप अभी तब से लेके अभी तक आप कोई भी फ़िल्म ले लीजिए, आप केजीएफ ले लीजिए, पूरे-पूरे गाने हार्डली कोई फ़िल्म के आए हैं। बट राजामौली सर अंडरस्टूड दैट एंड ही मेड श्योर ही गेव अस द सॉन्ग्स। तो इट इज़ अ वेरी म्यूचुअल आइडिएशन एंड बाउंसिंग व्हिच मेक्स मैजिक हैपन। आपने मैजिक वर्ड यूज़ किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ़ उस वजह से हुआ है और उस हिसाब से हुआ है। वरुण, एक का खास चीज मैं समझना चाहता हूँ, कोविड के पहले, कोविड के बाद ये जो फिल्म मार्केटिंग की दुनिया है वो किस तरह की रही है, कैसे आप देखते हैं? तो प्रशांत, मैं कोविड के बाद की ही बात करता हूँ, उसके पहले भी टचवुड बहुत अच्छा रहा है। कोविड के पहले हमने पैडमैन की थी, जिसके लिए हमें एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिला था कि इतनी इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर फ़िल्म, जिसके ऊपर लोग बात करने से कतराते हैं, हमने वो फ़िल्म उस हिसाब से की कि लोग आए। तो पैडमैन थी, हमने परमाणु की थी, हमने कबीर सिंह की थी, हमने स्ट्रीट डांसर की थी, अंग्रेज़ी मीडियम की थी, मणिकर्णिका की थी। पैंडेमिक के बाद थिंग्स हैव बीन ग्रेट एंड चैलेंजिंग भी ज्यादा था, बिकॉज पैंडेमिक के बाद लोगों को थिएटर में लाना उतना इजी नहीं था। तो पैंडेमिक के बाद हमने ट्रिपल आर की, हमने भूल भुलैया 2, दृश्यम 2, एक मराठी फिल्म थी वेड, जिसने बहुत ही खूबसूरत ओपनिंग भी ली और बहुत अच्छा बिजनेस किया। वी डिड दैट। वी डिड सत्य प्रेम की कथा, वी डिड एनिमल, वी डिड हनुमान, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। एक बहुत छोटी सी छोटे बजट की फिल्म थी एंड इट्स डन 300 crores वर्ल्ड वाइड। वी डिड आर्टिकल 370, जिसने बहुत अच्छा अगेन किया। वी डिड शैतान एंड वी डिड क्रू वेरी रिसेंटली विच इज डूइंग ग्रेट एट द बॉक्स ऑफिस। सो टचवुड बहुत ही खूबसूरत पोस्ट पैंडेमिक जर्नी रही है। वरुण, बहुत आम दर्शक जो है वो एक्साइटमेंट उसकी फिल्मों और इन सब चीज़ों के लेकर तभी रहती है जब वो उन चीज़ों के बारे में जाने जो आने वाली हैं। तो ज़रा हमें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। बिल्कुल, मैं हर फ़िल्म की मार्केटिंग कैंपेन को लेके बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। बेबी जॉन है, जो एटली सर, मुराद खेतानी जो भूल भुलैया और कबीर सिंह और एनिमल के प्रोड्यूसर रहे हैं, एंड वरुण है उसमें, वरुण धवन। वो है हमारी फ़िल्म जो आएगी। प्रभास की कल्कि है, जो बहुत इंटरेस्टिंग फ़िल्म है, जिसमें बच्चन साहब भी हैं, दीपिका भी हैं। वो आने वाली है बहुत जल्द। सो कल्कि है, बेबी जॉन है, रामचरण और कियारा आडवाणी की गेम चेंजर है, शंकर सर जिनका मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, उनकी फिल्म है गेम चेंजर। भूल भुलैया 3 होगी एंड और काफी सारी इंटरेस्टिंग फिल्में हैं, बट ये कुछ नाम हैं जो अभी इमीडिएटली मुझे मुझे याद है। देवरा है, एनटीआर की, एनटीआर सर की, उस पे काम चल रहा है। वरुण, एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, मार्केटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिल्म नहीं चल पाती है। ऐसी कोई फिल्म जो आपको लग रहा था कि बहुत अच्छी है लेकिन वो चली नहीं, जिसका अफसोस हुआ आपको? सर, टॉप ऑफ द माइंड एक इमीडिएट फिल्म आती है जो अभी अभी Z5 पे आई है एंड अच्छा कर रही है, लेकिन थिएटर में बिल्कुल ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। वो थी एक फिल्म फर्रे, जो अलीज़े अग्निहोत्री का डेब्यू था एंड इन स्पाइट ऑफ सलमान खान फिल्म्स प्रेजेंटिंग इट एंड सब कुछ था, थिएटर के अंदर वो ज्यादा लोगों को नहीं आकर्षित कर पाई, लेकिन ओटीटी के ऊपर इट्स गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। आई स्टिल पर्सनली फील इट वाज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन एज कंटेंट इन इन दैट स्पेस। मैं नहीं बोल रहा हूँ वो साल की सबसे अच्छी फिल्म है, बट साल की वन ऑफ द बेस्ट मेड फिल्मों में से एक है। तो it didn't get what it could have deserved at the box office, and I hope it finds its audiences in on OTT। but मुझे पर्सनली वो फिल्म बहुत बहुत अच्छी लगी थी। मुझे अली से बहुत अच्छी लगी थी, मुझे डायरेक्टर बहुत अच्छे लगे थे, सारे डिपार्टमेंट्स ने इतना अच्छा काम किया था। वो एक फिल्म थी जिसको लेके मैं थोड़ा मायूस हुआ था कि उसने नहीं वो किया, और हमने काफी कोशिश की चीजें करने की, बट मैं आई वुड लाइक टू आल्सो टेक द ब्लेम फॉर अ बिट ऑफ द ब्लेम फॉर द फेलियर, कि शायद हम उतना एक्साइट नहीं कर पाए ऑडियंसेस को। उनको लगा ये फिल्म ठीक लग रही है, हम 2 महीने बाद ओटीटी पे देख लेंगे, हम अभी अपने 200-250 रुपए खर्च करके ये फिल्म शायद नहीं देखना चाहते। तो ये एक फिल्म मेरे जहन में इमीडिएटली आती है जब आपने प्रश्न पूछा तो। वरुण, एक चीज़ मुझे बताइए कि मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि हाल फिलहाल की मार्केटिंग में जो है वो फैंस से जो टैलेंट की दूरी है वो बड़ी बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि अब तो बहुत कम इंटरव्यूज़ भी होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि स्टार्स जो कभी मॉल्स वगैरह में जाते थे, पब्लिक के बीच में जाते थे, वो भी अब कम होने लगा है। आखिर इसकी वजह क्या है? ये नीति क्यों? इसके दो पार्ट्स में जवाब हैं। पहला, कि मुझे हमेशा ये लगता है, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन,
कि एक ऑडियंस और एक एक्टर का रिश्ता बड़े पर्दे का है। अगर अगर पठान ले लीजिए या एनिमल ले लीजिए या गदर ले लीजिए, हम ये 3 फ़िल्में लेते हैं क्योंकि हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं। ये तीनों 3 फ़िल्मों ने जो बिज़नेस किया है, इन ये तीनों फ़िल्मों में एक बात समान ये थी कि जबकि गदर ने फिर भी थोड़े इवेंट्स किए थे, वो टियर 2 सिटीज़ में गए थे, पठान और एनिमल ने इतना नहीं किया था। उसका रीज़न मुझे जहाँ तक लगता है वो ये है कि ऑडियंस का रिश्ता उनके एक्टर से पर्दे का होता है। वो टीवी हो, वो मोबाइल हो या बड़ा पर्दा हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब तक वो लखनऊ नहीं जाएँगे, लखनऊ के ऑडियंसेज़ वो फ़िल्म देखने नहीं आएँगी। ज़रूरत कब पड़ती है लखनऊ जाने की, जब आपको लगता है कि जो ट्रेलर और गाने आपने निकाले हैं, शायद वो इनफ नहीं है, लखनऊ की ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, तब वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। बट अगर पठान और एनिमल जैसी फ़िल्में हमें पता है कि लखनऊ की ऑडियंस तो बहुत पसंद करेगी, तो हमें एन्श्योर करना है कि बस उन तक ये पहुँच जाए। बट मैं एपल्स टू एपल्स कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ, जब रणबीर कपूर एक तू झूठी मैं मक्कार करता है, शायद एक लखनऊ, पटना, टियर 2 ज़रूरी है बिकॉज़ फ़िल्म के गाने और ट्रेलर शायद उतने इनफ ना हो उन ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करने के लिए। बट एनिमल का गाना, एनिमल के ट्रेलर, एनिमल के टीज़र उन ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करने के लिए इनफ है, जो हमारी हार्टलैंड ऑडियंसेस है। सिमिलरली शाहरुख खान जब हैरी मेट सेजल करते हैं, तो शायद उन्हें जाना पड़ता है, बट जब वो पठान करते हैं तो जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम फ़िल्म टू फ़िल्म, इट डिपेंड्स फ्रॉम जॉनर टू जॉनर। हर फ़िल्म का जाना ज़रूरी नहीं है, हर फ़िल्म का नहीं जाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका एक्टर वेल नोन है, तो जॉनर के हिसाब से कॉल लिया जाता है। मैं हमेशा मानता हूँ कि जब एक्टर्स नए हैं, उनको बिल्कुल जाना चाहिए, उनको प्रेस वालों से मिलना चाहिए, उनको ऑडियंस से मिलना चाहिए, तभी लोग उनको जानेंगे जानेंगे। हम मुंबई में बैठ के ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करके खुश नहीं हो सकते कि लोग हमारे बारे में जानते हैं। तो एवरी फिल्म नीड्स टू बी पोज़ीशन्ड, मार्केटेड एंड रीच्ड आउट अकॉर्डिंगली टू इट्स ऑडियंस। कोई भी 2 फ़िल्में सेम तरीके से नहीं हो सकती। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। हमने भूल भुलैया 2 भी मार्केट की थी, हमने सत्य प्रेम की कथा भी मार्केट की थी। दोनों में कार्तिक आर्यन और कियारा अडवाणी है, बट दोनों के आप मार्केटिंग कैंपेन देख लीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक में हम कार्तिक आर्यन को और भूल भुलैया के टाइटल सॉन्ग को साथ में लेके चले और उससे हमने पूरी मार्केटिंग की। सत्य प्रेम की कथा में कहीं भी हम कार्तिक आर्यन को अकेले लेके नहीं गए, बिकॉज़ इट इज़ सत्य प्रेम की कथा। जहाँ-जहाँ सत्य और कथा साथ में थे हम वहीं, और हमने इसको गिमिकी नहीं, हमने हर जगह पे लव के विजुअल्स दिए। हमने कहीं भी कॉमेडी, कहीं भी क्लब, कहीं भी डांस किया ही नहीं। हम बहुत ईज़िली हम एक प्रमोशनल गाना शूट कर सकते थे, बट वो भूल भुलैया में वर्क हो सकता है, सत्य प्रेम की कथा में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे वरुण, और आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही और ज़बरदस्त कामयाबी आपको मिले, और पूरी जो कामयाबी की नई कहानी है वो यंग लोगों को भी इंस्पायर करे, और इस तरह से लोग आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका एक बार फिर से। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात करेंगे राहुल गोयल से, को फाउंडर हैं लॉजिक लूप के, बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेक के बाद, और अब चर्चा में शामिल करते हैं राहुल गोयल को। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में किस तरह का है उसके बारे में जानना चाहूँगा। आप किस नज़रिए से देखते हैं, किस स्टेज में हैं हम लोग? नहीं, आई वुड से मुझे डेफ़िनेटली लगता है कि हमारी रफ़्तार तो बहुत-बहुत बेहतरीन है बाकी इकोनॉमीज़ और कंट्रीज़ से अगर हम कंपेयर करें। एक छोटा-सा स्टैट है मेरे पास आपके लिए। 2023 की बात कर रहा हूँ। लगभग $9 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हमें मिली है इन द ईयर 2023। वो एक यही एक फ़िगर काफ़ी है आपको बताने के लिए कि कितना इवॉल्व हो गया है स्टार्टअप कल्चर। ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री इन जो भी स्टार्टअप है और टेक एनेबल स्टार्टअप है, उनके लिए ये बेस्ट इकोनॉमी हो चुकी है। इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंसेस बोलूँ, पॉलिसीज़ बोलूँ, गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिया है स्टार्टअप्स को एनेबल करने के लिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही राइट समय है। इनफैक्ट लास्ट 5 इयर्स आई वुड से
स्टार्टअप ने बहुत अच्छी तरक्की अचीव की है। हमारा भी जर्नी बहुत ही बेहतरीन रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द पॉलिसीज जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है स्टार्टअप्स के लिए। बहुत खूब। तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है स्टार्टअप्स का भारत में। अब जरा अपनी कंपनी के बारे में बताइए, किस तरह का कारोबार है, किस तरह की प्रोडक्ट और सर्विस में आप डील करते हैं? जरूर। तो हम एक टेक एनेबल्ड मार्केटिंग एजेंसी है। बेसिकली हम ब्रांड्स को एनेबल करते हैं टू यूज टेक्नोलॉजी और अचीव करना उनके जो मार्केटिंग गोल्स होते हैं उनके लिए हम काफी गोल ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज जनरेट करते हैं। तो हमारा काम रहता है कि उनको क्रिएटिव सपोर्ट, उनके लिए अगर कुछ मार्केट स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी है उनके बिजनेस और उनके गोल्स के लिए, अगर आपको टेक सॉल्यूशंस भी चाहिए, फॉर एग्जांपल कुछ ऐप डेवलप करना है, कोई वेबसाइट्स डेवलप करनी है, सो एनीथिंग विच जो भी आपको एक ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए लगती है मार्केटिंग सपोर्ट, वो सब सॉल्यूशंस हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा कैपेबिलिटी में अभी हम वीडियो प्रोडक्शन भी एक सर्विस ऑफर करते हैं जहाँ पे स्क्रिप्टिंग, ह्यूमन एलिमेंट्स यूज करके मार्केटिंग कंटेंट जनरेट किया जाता है। तो व्हाट आप जो भी सोच सकते हो मार्केटिंग रिक्वायरमेंट एक ब्रांड को लगता है, विद टेक सॉल्यूशंस पैरेलल हम उनको ऑफर करते हैं। चलिए, जैसा मैंने अपने शो की शुरुआत में कहा था कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को हम इंस्पायर करने का काम करते हैं, तो बताइए उनको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? सी पूरी दुनिया तक पहुंचना तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए डेफिनेटली मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप आपका जो भी फोकस एरिया है, आपका जो भी स्ट्रेंथ है, आप वो फोकस एरिया को पकड़ कर उनको ही आप अगर ऐसा ऐसा सोल्यूशन क्रिएट करके हर ब्रांड्स को पास जाकर वो सोल्यूशन को एक्सटेंड करते रहेंगे, तो विथ रेगुलर गुड वर्क आप अ, आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाओगे और वो पोर्टफोलियो को आप यूज करके दूसरे ब्रांड्स के पास जाके दिखा पाओगे कि अ, हमने ये लेवल का काम एक ब्रांड्स के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं और हमारी क्षमता है कि हम आपके लिए भी ये और इससे बेहतर कर पाएंगे। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि ट्राई कीजिए कि आप एक फोकस एरिया, एक स्ट्रेंथ पकड़ कर उसको आप अपना स्ट्रैटेजी बनाएं और ब्रांड्स को सक्सेस अचीव करवाएं, उसको केस स्टडी बनाकर और आप दूसरे ब्रांड्स के पास जाए। यही बेस हमने यूज किया है और आज हम ऑलमोस्ट 200 ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं बाय इंश्योरिंग के हम उनको सक्सेस अचीव करवा पाए हमारी स्ट्रेंथ यूज करके। राहुल, जरा बताइए कि आप किन किस तरह के ब्रांड्स में काम करते हैं, कौन कौन से क्लाइंट्स हैं आपके, जरा बताइए इस बारे में जरा। जरूर। तो अभी हम हर कैटेगरी के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। करंटली हमारे पास क्लाइंट्स है फार्मा कैटेगरी से, एंटरटेनमेंट कैटेगरी से क्लाइंट्स है, ऑटोमोबाइल कैटेगरी से क्लाइंट्स है हमारे पास, रियल एस्टेट में हमारे पास बड़ा बिजनेस है, काफी रियल एस्टेट ब्रांड्स हमारे साथ काम करते हैं, D2C है, एजुकेशन है। सो हर कैटेगरी में हमने काफी अच्छे रिजल्ट्स जनरेट किए हैं। एक इंसिडेंट अगर मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली हमने एक ब्रांड के लिए किया था। इंटरनेट का जमाना है, एवरीबॉडी इज ऑन इंटरनेट, और ये एक रियल एस्टेट ब्रांड है, आप मानोगे नहीं, हमने उनके लिए एक रैप सॉन्ग क्रिएट करके शूट किया है और वो रैप सॉन्ग आज एटलीस्ट 10 मिलियन व्यूज ऑलरेडी आ चुका है उनको। और वो रैप सॉन्ग के वजह से इतना पब्लिसिटी हुई है उन प्रोजेक्ट की, जो यंग बायर है उनको एकदम डायरेक्टली रेजोनेट हो जाती है ये चीजें। तो एवरीबॉडी इज ऑन इंस्टाग्राम, आप अपना वक्त आजकल इंस्टाग्राम पर ही बिताते हो। तो अगर आप प्लेटफॉर्म के रेलेवेंट कंटेंट नहीं डेवलप करोगे और आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ही रह जाओगे, तो आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ये स्ट्रैटेजी हमने एक, आई वुड नॉट से टीयर 1 टीयर 2 डेवलपर के लिए इम्प्लीमेंट करके उनको एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दिलवाए हैं। व्हाट हम क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि आपका टारगेट ऑडियंस के डिपेंडेंट रेलेवेंट कंटेंट क्रिएट कीजिए और वो कंटेंट आप डेफिनेटली देखोगे कि वैसी वैसी चीजें आपको रिजल्ट्स बेहतरीन देती है वर्सेस आप जो ट्रेडिशनली करते आए हो। दिस इज वन वेरी रीसेंट एग्जांपल दैट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मेरा आखिरी सवाल होगा,
अगर मैं कल को कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं और मुझे अपनी तैयारी रखनी है, तो मुझे कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए? नहीं, आई थिंक आइडिया एज यू आपने बराबर कहा कि आइडिया एक्साइटमेंट तो लाएगी, बट क्या वो आइडिया के लिए कंजम्पशन अवेलेबल है? क्या उसके लिए एक मार्केट एग्जिस्ट करती है? क्या वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है? क्योंकि आज अगर आप आइडिया लाते हो बट उसके लिए कोई कस्टमर ही नहीं है, कोई मार्केट ही नहीं अवेलेबल है, तो आपका वो आइडिया स्केलेबल नहीं है। मतलब आप कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाओगे। सो पहली चीज़ आपको हम उसको बोलते हैं गो टू मार्केट। सो आपको पहले वो चेक करनी है कि उसके लिए कंजम्पशन कितनी है, उसके लिए मार्केट कितना बड़ा है। फिर आपको देखनी है उसमें कॉम्पिटिशन कैसी है। क्या आप उसको वो कॉम्पिटिशन को ब्रेक कर पाओगे? क्या आपका सॉल्यूशन इतना बेटर है? क्या आपके रेट्स वो कॉम्पिटिशन से बेटर है? तो काफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द मार्केट। आप कस्टमर को समझिए, फिर उसके लिए आपने कॉम्पिटिशन एनालिसिस कीजिए, फिर आप रिसोर्स बिल्ड कीजिए। ये 3-4 कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास राइट टैलेंट नहीं है टू एग्ज़ीक्यूट, तो भले ही आपका आइडिया कितना ही अच्छा हो, आप उसको स्केल नहीं कर पाओगे, आप उसको डिलीवर नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास रिलेवेंट रिसोर्सेस, रिलेवेंट कैपिटल नहीं है, इनफ बजट नहीं है टू डिलीवर द प्लान, तो भी आप स्केल नहीं कर पाओगे। तो आपका आइडिया कितना भी स्ट्रांग हो, थोड़ा सा होमवर्क करना बहुत जरूरी है बिफोर आप एक एक क्रिटिकल डिसीजन ले आपके लाइफ में। बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है और आपको लग रहा है कि ये आपको ब्रेक थ्रू दिलवा सकता है, तो आप झिझकिए नहीं। डेफिनेटली उस पे आप थोड़ा सा एफर्ट डालकर एक एक टाइमलाइन क्रिएट करिए कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल, ये मेरा रोड मैप है। 2 साल तक मुझे ब्रेक इवन होना है, उसके बाद मुझे प्रॉफिटेबल बनना है। आपको एक रूल बुक फॉलो करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप आप शायद सक्सेस नहीं देख पाओगे। तो थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा एफर्ट, एंड डेफिनेटली यू विल सी रिजल्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राहुल आपका हमें समय देने के लिए, और बड़ी अच्छी चर्चा रही आपके साथ। उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से जो भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लाभ हुआ हो। स्टार्टअप मंत्र में कोशिश हमारी यही रही है कि हम बेहतर तरीके से स्टार्टअप वर्ल्ड और बिजनेस की दुनिया के उन हस्तियों को लेकर आए जो आपको इंस्पायर करें, आपकी जानकारी बढ़ाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।